everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 10 students आज पढ़ते हैं क्लास 10 सोशल साइंस सिविक्स का चैप्टर फेडरलिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे फेडरलिज्म का। तो चाहे आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम हो या प्री बोर्ड हो या आप फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ हम फेडरलिज्म के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। एंड पहला क्वेश्चन है हमारा सिंपल बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको 1 मार्कर में भी आ सकता है, आपको ऐसे भी आ सकता है कि ये MCQ फॉर्मेट में आ जाए। तो अगर आपको डायरेक्ट फेडरलिज्म का मीनिंग पता है तो डेफिनेटली आप आंसर कर सकते हो। तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें पावर डिवाइड होती है बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि जब सेंटर और स्टेट लेवल पे जो है पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे हमने बेल्जियम में देखा, बेल्जियम में उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए किस तरीके से जो है बार बार पावर को जो है डिवाइड करा। पहले एक गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, उसके बाद स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बनाई, फिर और पावर को डिवाइड करने उन्होंने कम्युनिटी लेवल पे भी गवर्नमेंट्स बना दी जिससे वो कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो हर एक जगह पे पावर का डिवीजन हुआ, इसी को कहते हैं फेडरलिज्म। जैसे हमारी कंट्री में वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो जो पूरे सेंटर को पूरे इंडिया के लिए लॉज बनाती है। साथ ही के साथ वी आर हैविंग स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो जो पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए जो है वेलफेयर के लिए काम करती है, उनके लिए लॉज बनाती है। तो यहाँ पे जो है पावर को डिवाइड करा गया। इवन पंचायत लेवल पे, सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर देयर। इस तरीके से जब लेवल पे जो है पावर का डिवीजन होता है कि जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी पावर को डिवाइड करिए, सारा काम अकेले नहीं करिए, अपने जो है वर्क्स को डिवाइड करिए, अपनी अथॉरिटीज़ को डिवाइड करिए, अपनी पावर को डिवाइड करिए, उसे कहते हैं फेडरलिज्म। तुम्हारे स्कूल में भी फेडरलिज्म होता है। जो प्रिंसिपल सर हैं वो पूरे स्कूल को देखते हैं, कोऑर्डिनेटर्स विंग वाइज आपके विंग के देखते हैं कि कैसे विंग में जो है कैसे सब कुछ चल रहा है, वो देख रेख करते हैं। आपके क्लास टीचर्स आपके क्लास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके सब्जेक्ट टीचर्स आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यू आर हैविंग योर स्कूल स्टाफ जो आपके पूरे स्कूल के मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। स्कूल में पावर को डिवाइड करा जाता है, वैसे ही कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री को चलाने के लिए भी तो पावर होती है, तो उस पावर को भी डिवाइड कर दिया जाता है, उस डिवीजन को कहते हैं हम फेडरलिज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाईलाइट 3 मेजर डिस्टिंक्शंस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर। तो हमने चैप्टर में पढ़ ही लिया है, नहीं पढ़ा चैप्टर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, फेडरलिज्म चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, आप जाके पढ़ सकते हो। तो लेट अस सी क्या डिफरेंस है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कौन सा होता है, जब लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर। ठीक है, जब एक बड़ी सी कंट्री डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर को डिवाइड करेंगे बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर। जैसे कि हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री आपको पता है एरिया वाइज भी बहुत ह्यूज है, पॉपुलेशन वाइज भी बहुत बड़ी है। तो ऐसी सिचुएशन में सारी जिम्मेवारी सेंटर पे ना होकर हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो अपने अपने स्टेट्स के पावर के हिसाब से स्टेट्स को चलाएंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, दो इवन दो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होती है इसमें, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी अपनी पावर्स होती हैं। फेडरेटिंग यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर। ठीक है, हर एक फेडरेशन के पास अलग अलग पावर हो सकती है। एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होती है, जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स हैं, ये इकट्ठी आती है कि नहीं हम बिगर यूनिट बनाएंगे, यहाँ पे ऑल द स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ स्टेट ए है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, बी भी स्ट्रॉन्ग है, सी भी स्ट्रॉन्ग है, सब पे इक्वल पावर है, बट ये सब इकट्ठे आए हैं एक बड़ा एक स्टेट बनाने के लिए। इसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स नाम ही से ही समझ में आ रहा है कि अलग अलग स्टेट्स इकट्ठी आई हैं, उन्होंने अपनी सोवरेनिटी पूल करी है एंड दे हैव फॉर्म्ड अ नेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो लेट्स सी इन दिस बाय पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। ठीक है, सोवरेनिटी पूल कर रहे हैं, यानी कि जो सोवरेनिटी मतलब होती है एक कंट्री को रूल करने की जो पावर होती है वो होती है सोवरेनिटी। तो यहाँ पे सब स्टेट्स इकट्ठी आ रही हैं, वो अपनी सोवरेनिटी भी शेयर कर रही है और साथ ही के साथ अपनी आइडेंटिटी भी रिटेन कर रही है और इससे उनको ज़्यादा सिक्योरिटी मिल रही है। ये होता है एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका एग्जाम्पल है USA, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये सब 1 मार्कर में आ सकता है। नेम एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, USA, ऑस्ट्रेलिया। नेम एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर, इंडिया और स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 5 फीचर्स विच मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो वैसे ये क्वेश्चन हमें लास्ट में करना चाहिए क्योंकि जब हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को चेक कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, बट आप अभी भी चेक कर सकते हो क्योंकि जब हम पूरा फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हमें दिखाई देता है येस हमारी कंट्री में सभी फेडरलिस्ट फीचर जो हैं वो अडॉप्ट करे गए हैं। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको चेक जरूर करना, एंड में हम इसको दोबारा देख लेंगे। डिस्क्राइब द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट। तो सेंटर और स्टेट में पावर कैसे डिवाइडेड होती है हमने पढ़ा, दैट वी आर हैविंग लिस्ट। जो लिस्ट होती हैं वो बताती हैं सेंटर और स्टेट्स को क्या क्या काम करना है, और इसको हम क्या कहते हैं, द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। फर्स्टली वी आर हैविंग यूनियन लिस्ट, जो पूरी कंट्री के इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, जिन कंट्री पूरे के पूरे कंट्री को देख के जिस चीज़ों पे लॉज बनाने होते हैं वो हमारी यूनियन लिस्ट में आते हैं। जैसे कि डिफेंस यानी कि पूरी कंट्री की सिक्योरिटी, आर्मी, बॉर्डर्स को गार्ड करना, वो तो पूरी कंट्री का एक डिसीजन लेना पड़ेगा, तो वो हमारी यूनियन लिस्ट में जाता है। फॉरेन अफेयर्स, कैसे इंडिया बाकी कंट्रीज़ के साथ डील करेगा, जैसे कोई वॉर चल रहा है बाकी दो कंट्रीज़ के बीच में, तो उस समय इंडिया क्या स्टैंड लेगा, ये डिसीजन कौन लेगा, ये डिसीजन सब सेंटर लेती है। बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, ये कुछ जो है यूनियन लिस्ट की जो है क्या है, कुछ चीज़ें हैं जिन पर यूनियन लिस्ट काम करती है। और टोटल स्टेट लिस्ट में स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, जैसे पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। नेक्स्ट आती है देखो ये कॉन्करेंट लिस्ट है। अब ये वो सब्जेक्ट है जिसपे सेंटर स्टेट दोनों मिलके जो है लॉज बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, अब एजुकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे लिए कोई लॉ बना सकते हैं, कोई स्कीम निकाल सकते हैं हमारे बेनिफिट के लिए, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी। फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एक्सेट्रा, ये कुछ लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट है जिसपे दोनों लॉज बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आता है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में 1 मार्कर में आ सकता है ये, व्हाट आर रेजिडुअरी पावर्स। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। मैटर्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ पावर आर नोन एज द रेजिडुअरी पावर्स। अब ये जो हमने देखे मैटर, कुछ सब्जेक्ट हमने यूनियन लिस्ट में डाल दिया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, कुछ हमने स्टेट लिस्ट में डाल दिया, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, कुछ हमने कॉन्करेंट में डाल दिया, चलो दोनों देख लेना। बट कुछ ऐसे भी जो सब्जेक्ट अभी भी बचे होंगे जिनको हमने सोचा नहीं है, उसको हम रेजिडुअरी पावर्स में डालते हैं। इट वॉज फेल्ट दैट देयर कैन बी सब्जेक्ट विच आर नॉट मेंशन्ड इन ईदर ऑफ दीज लिस्ट। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे एरियाज हो जिन पर डिसीजन लॉज बनाने की जरूरत हो जो इन तीनों लिस्ट में कवर ना हो रहे हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। तो अगर कोई भी रेजिडुअरी सब्जेक्ट अराइज होता है जिसके बारे में तीनों ही लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उस पर डिसीजन कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ये डिसाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी इन द फेडरल गवर्नमेंट। ये कई बार 1 मार्कर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जुडिशरी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फेडरलिज्म में, तो जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन जो है हमारे फेडरलिस्टिक सिस्टम के अंदर। जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको इम्प्लीमेंट भी हमारी कंट्री में अच्छे से करे जा रहा है या नहीं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स को फॉलो करा जा रहा है नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी बात को वायलेट करा गया है तो वी आर हैविंग जुडिशरी जो स्टेप लेगी, वी आर हैविंग जुडिशरी जहाँ जाके हम अपनी अपील कर सकते हैं। अगर बाई चांस कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए कि पावर को जो है डिवाइड करने को लेकर, तो उस सिचुएशन में भी ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारा जुडिशरी हमारी हेल्प करता है इन इश्यूज को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी क्या होती हैं, वो होते हैं यूनिट्स है जिनके पास लिटिल पावर होती है। बेसिकली यूनियन टेरिटरी वो एरियाज हैं हमारी कंट्री के जिनकी अगर आप बात करो कि इतने छोटे हैं वो कि उनको हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना सकते हैं, और जो है हम उन्हें किसी इमर्जिंग स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते कि अगर उनके बराबर में कोई एक स्टेट है तो हम उन्हें उनके साथ मर्ज भी नहीं कर सकते, क्योंकि कल्चरल लैंग्वेज डिफरेंसेस आर देयर। तो इसलिए हमने उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो वी आर हैविंग वेरियस यूनियन टेरिटरी, जैसे कि दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, दीज टेरिटरीज नॉट हैव द पावर्स ऑफ अ स्टेट। इन पे इक्वल वैसी पावर नहीं होती है जैसे एक स्टेट के पास होती है, इनके पास कुछ और पावर्स होती हैं, लिटिल थोड़ी लेस पावर्स होती है इनके पास में। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर रनिंग इन दिस एरिया, और प्लस ये जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स होती हैं। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हो। नेम एनी 2 सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, तो आप कोई भी 2 सब्जेक्ट बता सकते हो, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। डायरेक्ट 1 मार्कर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम, What status has been given to हिंदी by the Constitution of India। तो Constitution of India ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री बताया। हमारी कंट्री की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। मच ऑफ द ऑफिशियल वर्क इन इंडियन स्टेट इज डन इन विच लैंग्वेज। जो ऑफिशियल वर्क है इंडियन स्टेट्स में वो कैसे लैंग्वेज में होता है, यूजुअली हिंदी में होता है, बट एस यू नो दैट इंडिया में हर एक पॉपुलेशन जो है हमारी हिंदी नहीं बोलती है, देयर आर वेरियस अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। तो ऐसा भी होता है कि जो स्टेट होती है जिसमें वो जो लैंग्वेज बोली जा रही होती है, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है, उसमें ही वहाँ के ऑफिशियल काम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जब हमारी कंट्री में लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे स्टेट्स बनाएगी, जैसे अभी आप पंजाब जाओगे वहाँ पंजाबी स्पीकिंग लोग जो है मेजर हैं और साथ में पंजाबी कल्चर है। अगर आप बंगाल जाओगे तो देयर आर बंगालीज, बंगाली कल्चर। गुजरात जाओगे गुजराती कल्चर। अगर आप साउथ में जाओगे तो देयर आर वेरियस कल्चर्स, वेरियस लैंग्वेजेस जो एक स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसा कैसे है हमारी कंट्री में, तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जब
इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। हमें इंडिपेंडेंस मिलने के बाद गाइस डिमांड्स हुई, हमारी जो जनता है उन्होंने नेशनल लीडर से डिमांड करा कि जो लैंग्वेज है उसके बेसिस पे स्टेट बना देनी चाहिए। तो ये इस वजह से जो इनिशियली जो है लीडर्स ने सोचा कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना सही रहेगा, क्योंकि हम लोग पार्टीशन देख चुके थे, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन ठीक है, देयर वाज सो मच लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस वजह से हमारे लीडर्स को डर था गाइस कि अगर शायद हम जो है अगर लैंग्वेजेस के बेसिस पे जो है स्टेट बना देंगे कि ये लैंग्वेज या ये कल्चर चलेगा स्टेट के अंदर, इस तरीके से अगर जो है अपनी स्टेट्स को मार्क कर देंगे, तो शायद ऐसा ना हो कि वो स्टेट जिसको अपनी लैंग्वेज अपनी कल्चर के हिसाब से जो है पूरा का पूरा उनको हमने मार्क कर दिया है, वो ये कहने लग जाए कि हम अलग कंट्री बन रहे हैं और हमारी कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाए। ये डर था पहले लीडर्स को, बट ऐसा कुछ नहीं होता है हमारी कंट्री में। इवन जब हमने लैंग्वेजेस के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे अपनी स्टेट्स बनाई, तो हमारी कंट्री की यूनिटी और स्ट्रॉन्ग हुई। आज के समय पर हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैं, हमारे इतने अलग अलग इतने सुंदर सुंदर कल्चर हैं और सब खुश होकर एक साथ जो है रहते हैं, एंड वी ऑल आर इंडियंस एंड वी आर हैविंग आर इनक्रेडिबल इंडिया। तो इनिशियली लीडर्स को डर था, क्योंकि पार्टीशन के बाद लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने को, वो इस इशू को ना बार बार पोस्टपोन करते हैं। आप क्लास 12th में अगर ह्यूमैनिटीज़ लोगे तो पूरा हम समझेंगे इस चीज़ को कि कैसे इस इशू को पोस्टपोन करा जा रहा था और कैसे इसको फास्ट ट्रैक पे लेके आया जाता है जब आंध्र प्रदेश में विशाल आंध्रा मूवमेंट होता है, ठीक है। तो वो तो आपके लिए नहीं है, बट इनिशियली हमारे लीडर्स ने जो है डर रहे थे इसको करने में कि शायद इससे हमारी कंट्री की यूनिटी को नुकसान ना हो, बट नहीं, इससे हमारी कंट्री की यूनिटी और स्ट्रांग हो गई। तो दिस इज द आंसर, आप इसको रीड कर सकते हो और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी भी एक और टेस्ट था हमारे इंडिया की फेडरलिज्म का, ठीक है। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक लैंग्वेज को जो है गाइज एज अ नेशनल लैंग्वेज आइडेंटिफाई नहीं करा। हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह आइडेंटिफाई करा गया, बट इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से ऑलमोस्ट 40% आप कह सकते हो, अबाउट लिखा है ना, अबाउट 40% जो है हिंदी बोलते थे। इसीलिए हम हिंदी को जो है हमने अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया, हमने जो है हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। साथ ही के साथ बाकी लैंग्वेजेस के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या करा कि जिस अभी स्टेट में जो है डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, यानी कि हिंदी नहीं बोली जाती, कोई और भाषा बोली जाती है, ऐसी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री में, तभी हमारी कंट्री यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारा कल्चर इतना डाइवर्स है, हमारे यहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग कल्चर्स के लोग इतने अच्छे से खुश होकर साथ में रहते हैं, क्योंकि हमने सभी चीज़ों को जो है, आपने देखोगे कि कैसे हमारे लीडर्स ने जो है जब पावर को शेयर करा तो इतने फ्लेक्सिबल तरीके से करा कि डिस्प्यूट्स अराइज ना हो। तो इसीलिए गाइस हमारी कंट्री में जो है हम लोगों ने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया और हमने बाकी लैंग्वेजेस की जो राइट्स है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदी के अलावा बाकी 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कराया, शेड्यूल लैंग्वेजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हमने इन लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेज की तरह जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है रिकॉग्नाइज करा, तो उससे क्या हुआ कि अब अगर कोई इंसान जो हिंदी नहीं बोलता, इन 22 लैंग्वेजेस में से कोई लैंग्वेज बोलता है, तो अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो रहा है, सेंट्रल लेवल की पोजीशन के लिए अगर कोई एग्जाम हो रहा है, तो उसमें उनके पास चॉइस होती है कि वो इन 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में से भी अपना पेपर अटेम्प्ट करने के लिए लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। आई मीन टू से मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का वो काम कैसे होता है, जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट के, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के, वो कौन से लैंग्वेज में अपना काम करते हैं, तो उनकी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो लैंग्वेज चल रही होती है वो उस लैंग्वेज में काम करते हैं, ठीक है। The flexibility shown by Indian political leaders helped our country to avoid any conflict। और इस फ्लेक्सिबिलिटी ने कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने से हमारी कंट्री को बचाया। जैसे आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीजन में कि अगर हम पावर को अच्छे से शेयर करेंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे अगर हम, तो जो है डिस्प्यूट अराइज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। हमारी कंट्री में जैसे ही हमें ज़रूरत लगी कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बना देनी चाहिए, तो हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाई एंड जो है लोगों की डिमांड्स को पूरा करा। इससे हमारी कंट्री स्ट्रांग हुई, ठीक है, यूनिटी स्ट्रांग हुई। दूसरा, लैंग्वेज पॉलिसी, हमने जो है बाकी लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्ट करा, सेफगार्ड करा, इससे हमारा फेडरलिज्म और स्ट्रांग हुआ। नेक्स्ट इज सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। हमने अपने सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को जो है काफ़ी स्ट्रांग करा। जैसे कि हमने अलग अलग लिस्ट है हमारे पास, जिसमें सेंटर एंड स्टेट के लिए पूरे उनके डिजाइंड सब्जेक्ट्स है जिन पे उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, ठीक है। हमारे पास गाइस जुडिशरी भी है, जो अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को लेकर, तो वो उन सभी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमारी जुडिशरी भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन? तो जब भी जो है पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट में भी जो है शेयर कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि हमारी कंट्री में वी आर हैविंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इवन हमारे पास सिटीज़ में वी आर हैविंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड अगर हम जो है गांव में जाएं तो वी आर हैविंग पंचायत सिस्टम। तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब देखते हैं एक्सप्लेन एनी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 दैट स्ट्रेंथन द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट कौन सा है? जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ हमारा तो वी मेड अ थर्ड टायर ऑफ आवर गवर्नमेंट। तो कैसे हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उस टायर को स्ट्रॉन्ग करा? तो द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 मेड द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट मोर स्ट्रॉन्ग एंड जो है इसने हमारी डेमोक्रेसी को बहुत पावरफुल और इफेक्टिव करा। नाउ इट इज़ क्या क्या चेंजेस लाए गए थे? तो अब मैंडेटरी हो गया था रेगुलर इलेक्शन करना लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के, यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत लेवल पे अब लोकल लेवल पे भी रेगुलर इलेक्शन होंगे। ऐसे नहीं कभी हो रहे कभी नहीं हो रहे, नहीं, जो डिजायर्ड टाइम है उसमें रेगुलर इलेक्शन होंगे। सीट्स वर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस फॉर द SCs, ST एंड द OBCs एंड एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशन जो थी हमने रिजर्व करी फॉर वुमेन। ठीक है। An independent institution called State Election Commission had been created in each state to conduct पंचायत and municipal election। और एक independent state election commission भी बनाई गई है हर स्टेट में जो उस स्टेट के पंचायत के और म्यूनसिपल elections जो है करवाती है। The state governments are required to share some powers and revenue with the local government। और जो state government होती है वो अपनी कुछ powers को और अपने कुछ revenue को share करती है local governments के साथ में। The nature of sharing varies from state to state। अब कितनी power share करेंगी, कितने revenue को share करेंगी, वो एक से दूसरे स्टेट पर डिपेंड करता है। तो ये अमेंडमेंट्स के बाद हमने स्ट्रॉन्ग करा था इस तरीके से अपने थर्ड टायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पंचायती राज, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? तो द रूरल लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज पंचायती राज। अब ये कैसे हेल्प करती है, इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। अगर एक गाँव में कोई इशू अराउज हुआ है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक लोकल लीडर्स की बॉडी है जो उस इशू को सॉल्व कर सकते हैं एंड लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स उसका हिस्सा बन सकते हैं। इट हेल्प्स इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इट रिड्यूस द बर्डन ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। Next question, which is the highest tier of Panchayati Raj? Explain its composition. Institution of the Panchayat Raj in rural areas is जिला परिषद। हमने पढ़ा भी था पंचायत कौन सा, जिला परिषद, और आप ये जो है रीड कर लीजिए, ये आप लिख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन थोड़े शॉर्ट में डिफाइन करने को है, व्हाट इज ग्राम पंचायत? इट इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड द पंच एंड अ प्रेसिडेंट भी होता है उनका जिसको बोला जाता है सरपंच। ठीक है। नेक्स्ट पंचायत समिति, तो जब फ्यू ग्राम पंचायत को हम ग्रुप कर देते हैं टुगेदर तो वो पंचायत समिति बनाती है, ब्लॉक या फिर मंडल भी। नेक्स्ट जिला परिषद की अगर हम बात करें, अगर हम पंचायत समिति मंडल्स जो एक डिस्ट्रिक्ट में होती है अगर उनको एक साथ कंस्टिट्यूट करते हैं तो वो जिला परिषद बनाती है। मेयर कौन होते हैं? मेयर इलेक्टेड चेयरपर्सन होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, ये सिटीज़ में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर विलेज सरपंच और पंचेस इलेक्टेड? कैसे सरपंच और पंचेस को इलेक्ट करा जाता है? दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट विलेज या फिर वार्ड। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्ट करे जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट? तो दीज आर द इंपॉर्टेंस गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है लोकल गवर्नमेंट की। जैसे कि ये हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन और वुमेन की वॉइस एंड डेमोक्रेसी इंश्योर करते हैं, डायरेक्टली लोग डिसीजन मेकिंग का पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड लोकल पीपल जो अपने आइडियाज़ हैं वो दे पाते हैं जो वो इतने ह्यूज लेवल पे नहीं दे सकते हैं, वो यहाँ पे अपने पंचायत में, अपने ग्राम सभा में अपने नोन्स को जो है दे सकते हैं। ठीक है। और अब देखते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन द फेडरल एंड द यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट का डिफरेंशिएशन। तो है यू कैन सी गाइज अपना लास्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब द 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। दैट पहला फीचर्स होता है देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल पे गवर्नमेंट्स होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कई बार थर्ड टायर भी हो जाता है, दैट इज लोकल गवर्नमेंट का। ठीक है। डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन। अब जितनी भी टायर्स हैं सिटीजन तो उन्हीं को गवर्न कर रहे हैं ना। अब इंडियन गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कर तो इंडियन सिटीजन को ही गवर्न रहे हैं ना, बट सभी का ज्यूरिडिक्शन यानी कि वो किस किस एरिया में रूल करेंगे वो डिफरेंट होता है एंड उनके लॉज बनाना, किस किस एरियाज़ में उन्हें लॉज बनाना अलाउड है, किस किस एरिया में उन्हें टैक्सेशन करना अलाउड है, एडमिनिस्ट्रेशन करना उन्हें किस किस एरिया में अलाउड है, वो डिफरेंट होता है। द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कौन सी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट,
स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किस एरियाज़ में लॉज बनाएगी, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, जैसे कि वी आर हैविंग अ 3 लिस्ट जो सब कुछ अच्छे से स्पेसिफाई कर देती है। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे फेडरलिज्म का फीचर, जो फंडामेंटल प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कभी भी अकेले कोई भी गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है, एक लेवल की गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती है। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दोनों ही लेवल की गवर्नमेंट जब अपनी कंसर्न देंगी पूरा एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, तब फंडामेंटल प्रोविजन को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जुडिशरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म को इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के लिए। कोर्ट, आप जुडिशरी का रोल भी मेंशन कर सकते हो, जो जुडिशरी कोर्ट्स के पास जो पावर होती है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स को लेकर। एंड नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो होती है हमारे ईच गवर्नमेंट की क्लियरली मेंशन होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेडरल सिस्टम जो है हमारी कंट्री के 2 तरीके से जो है हमारे को जो है बेनिफिट्स करता है। पहला, हमारी कंट्री की यूनिटी को सेव करता है, ठीक है, पावर्स डिवाइडेड है, सब कुछ फुल पैक्ड हमारा सब सही तरीके से डिवीजन हो रखा है, तो पहला ये हमारी कंट्री की यूनिटी को सेव गार्ड करता है और दूसरा ये हमारी यूनिटी को प्रमोट करता है। तो इस तरीके से हमारे फेडरलिज्म के 5 फीचर्स हमने चेक कर लिए हैं। पहला हुआ क्या कि हमारी कंट्री में पहला क्या हुआ, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा क्या हुआ, ज्यूरिडिक्शन लेवल्स, कहाँ कहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट क्या रूल्स बनाएगी वो स्पेसिफाइड होने चाहिए। थर्ड, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज अकेली कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, जुडिशरी की पावर, कि अगर कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो तो जुडिशरी पे अपनी पावर्स हैं उनको जो है सॉल्व करने की। एंड नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली मेंशन होती है। लास्ट, फेडरलिज्म इंश्योर करता है कि वो जो है कंट्री की यूनिटी को सेफ भी करता है और प्रमोट भी करता है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगर आपको क्लास 10 एसएसटी के चैप्टर्स पढ़ने हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, जहां मैंने सभी चैप्टर्स को पेस्ट कर दिया है। वहां से जाके आप चैप्टर समझ भी सकते हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। तो विद दिस बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।